नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, कुछ लंबे टाइम हो गया कि इस चैनल में हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आज से हम 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? कार्बनिक रसायन या फिर कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में हम बात करेंगे इस पार्ट में। पूरा कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो, ये चैप्टर जो है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ये आपके बड़ी क्लासों में भी काम आने वाला है यदि आप साइंस लेते हो 10th के बाद। और बहुत अच्छा चैप्टर है समझने की दृष्टि से, क्योंकि देखो इसमें है ना, हम पढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में, कार्बन के बारे में। अब कार्बन क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक है ना 6 होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। कि कार्बन, देखो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? 6 होता है। इसका प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होता है? प्रतीक सी होता है। कैपिटल सी के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं हम। अब इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब देखो, इसके परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रथम कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,4 होगा। मतलब अगर कार्बन के अगर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाए तो पहली कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था पहले कि हर कोई परमाणु क्या चाहता है कि अपना जो विन्यास हो वो अक्रिय गैस विन्यास के समान हो जाए। तो अपना विन्यास अक्रिय गैस विन्यास के समान होने के लिए कार्बन के पास, मतलब कार्बन क्या होता है यहाँ पर? असमंजस में रह जाता है। असमंजस, कौन सी असमंजस? तो यहाँ पर यह असमंजस रहता है कि कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो दो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब पहली कक्षा पूरा रह जाएगा, पहला कक्षा फुल भरा हुआ रहेगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका दूसरा कक्षा पूर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है पता है? अब देखो क्या है, जैसे कि अच्छा, इसके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन होगा। अब जैसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो क्या होगा? ये जो इसके अंदर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, तो ये 6 के 6 प्रोटॉन इन दोनों को आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अब इन दोनों पर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अचानक 4 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इसका नाभिकीय आकर्षण ज़्यादा हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा फिर। और अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फिर उस परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा। अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा। जबकि कार्बन होता है, अस्तित्व में होता है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन तो त्याग तो नहीं पाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले तो इसके पास इतना पावर ही नहीं रहेगा कि उस सभी को आकर्षित करके रख पाए। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ आएगा तो इसके आकर्षण बल बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होता है? ये न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है
और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है। मतलब ये असमंजस में रह जाता है कि इसको करना क्या है। हर कोई चाहता तो क्या है कि अपना विन्यास जो है अक्रिय गैस विन्यास के समान हो जाए, ये भी चाहता है कि अपना विन्यास अक्रिय गैस विन्यास के समान हो जाए। तो ऐसा क्या हो पाएगा क्या? तो इसके लिए कार्बन क्या करता है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। अब साझेदारी कैसे? कि ये दूसरे परमाणु के साथ, या तो दूसरा परमाणु कार्बन भी हो सकता है या फिर कुछ अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन वगैरह, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो उसके साथ क्या करता है, साझेदारी कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर क्या असमंजस रहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो यहां पर न तो त्यागता है न ग्रहण करता है, ये क्या करता है, अपने निकटवर्ती कार्बन या फिर दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। और साझेदारी करने से जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। अच्छा, बंध जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड है ना, बंधन जिसको हम बोलेंगे, मतलब बांधे रखना। अब जैसे बॉन्ड, अब बॉन्ड है ना, 3-4 प्रकार के बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक तो आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध किस किस के बीच में होता है? आयनिक बंध एक तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध का निर्माण होता है उसको हम आयनिक बंध कहते हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम के पास प्लस, सोडियम Na+ बनाता है और क्लोरीन Cl- बनाता है। ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इनके बीच में होता है। तो यहाँ पर कौन सा बंध बनता है? NaCl आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है? साझेदारी से बनता है। दो परमाणु क्या करता है, दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म, दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। आया समझ में? देखो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। अब पूरा चैप्टर हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो ये कार्बन के बारे में ये तीनों चीज लिखना है आपको। उसके बाद इसके बाद अगर आगे बात करें, अच्छा, कार्बन अपने वायुमंडल में या फिर भूपर्पटी में खनिज के रूप में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है ना। तो इसके साथ साथ हम इसको भी नोट डाउन करके रखते हैं कि कार्बन वायुमंडल तथा भूपर्पटी में अत्यधिक अल्प मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, कार्बन वायुमंडल तथा भूपर्पटी में अत्यधिक अल्प मात्रा में उपस्थित है और खनिजों के रूप में, मतलब भूपर्पटी में तो खनिज के रूप में है और वायुमंडल में किसके रूप में है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब खनिजों के रूप में कौन कौन से? जैसे कि कार्बोनेट हुआ, कार्बोनेट हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट भी है ना, कार्बोनेट। फिर जाके पेट्रोलियम और कोयले के रूप में, ये तो खनिज के रूप में पाया जाता है, तो के रूप में 0.2% उपस्थित है।
उपस्थित है, ठीक है, 0.2% उपस्थित है खनिजों के रूप में। एवं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितने प्रतिशत उपस्थित है? 0.3% उपस्थित है ना। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कार्बन कितने प्रतिशत उपस्थित है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.3% उपस्थित है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कार्बन के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसके कार्बन के बारे में और भी बात करेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। अब अगर आगे बात करें तो देखो क्या है, एक नोट डाल के लिखेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन का बाह्यतम कक्षा आधा भरा होने के कारण कार्बन यह असमंजस में रहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करना अत्यधिक कठिन होता है, मतलब अत्यधिक ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है, ऊर्जा भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसके नाभिक के आकर्षण बढ़ जाएगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले तो उसका नाभिक का इतना आकर्षण नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रख पाए। आया समझ में? उसको हम नॉर्मल उस चित्र के अनुसार समझ सकते हैं कि पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब अंदर तो सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो बांध कर रख सकता है, अब 4 और आ जाए तो उसको बांध कर नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो उसका आकर्षण इतना ज़्यादा नहीं होता। अब 4 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसका आकर्षण तो और बढ़ जाएगा और दोनों को तो अंदर खींच लेगा, है ना। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना इसके लिए अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने निकटवर्ती परमाणु या फिर दूसरे कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। और सहसंयोजक बंध मतलब इलेक्ट्रॉनों निकटवर्ती परमाणु या फिर कार्बन के साथ साझेदारी करता है, और साझेदारी करके वो क्या करता है, सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, क्या लिखेंगे नोट में, कार्बन का बाह्यतम कक्षा आधा भरा होने के कारण कार्बन यहां असमंजस में रहता है, असमंजस में रहता है कि अब इसका बाह्यतम कक्षा आधा भरा होने के कारण यहां असमंजस में रहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या त्यागे, है ना। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। ये क्यों होता है? अष्टक पूरा करने के लिए, है ना। अब यह यहाँ असमंजस में रहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या फिर त्यागे। तो यहाँ पर करेगा क्या कार्बन? तो कार्बन क्या करता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो कि असंभव है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने या
ग्रहण करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्यागने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने निकटवर्ती, तो हम क्या लिखेंगे, अतः कार्बन इलेक्ट्रॉनों को न तो त्यागता है और न ही क्या करता है, ग्रहण करता है। ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ समझने की दृष्टि से ये इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। आया समझ में कि इलेक्ट्रॉन, अब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना और ग्रहण करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। अब इतना ऊर्जा उसके पास होता नहीं है, तो इतना ऊर्जा अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, और अवेलेबल नहीं हो पाता है तो इलेक्ट्रॉन को न तो त्यागता है और न ही क्या करता है, ग्रहण करता है। तो करता क्या है, तो ये न तो त्यागता है और न ही ग्रहण करता है। यहाँ अन्य निकटवर्ती परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझेदारी करता है। अच्छा, ये साझेदारी करने पर जो बंध बनता है वो साझेदारी करता है, जिससे क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध या फिर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है, जिससे सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार। अब ये सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिक ये क्या होता है, ये आपके लिए नया है थोड़ा सा। अब इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, कैसे बनता है, और सहसंयोजक बंध जो बनता है उससे कौन सा जो उससे यौगिक बनता है उसको हम कौन सा यौगिक कहेंगे, उसको सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। आया समझ में। अब ये जरूरी नहीं है कि सहसंयोजक बंध केवल कार्बन कार्बन के बीच में ही बने या फिर कार्बन कार्बन ही उपस्थित हो उसके बीच में, ये जरूरी नहीं है। सहसंयोजक यौगिक दूसरे परमाणु भी बनाते हैं, है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको लिख लिया होगा आपने, अब समझना आगे। सबसे पहले तो हम सहसंयोजक बंध के बारे में बात करते हैं। सहसंयोजक बंध होता क्या है, सहसंयोजक बंध, है ना, सहसंयोजक बंध क्या होता है। अब जैसे कि दो परमाणु है ना, जैसे एक तो, अब जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन हो, यहां पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया, मान लो एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ले लिया, H2 अणु होता है, H2 अणु होता है, जानते हैं हम। H2 अणु का मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है।
अब ये दोनों हाइड्रोजन, हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। 1 इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, और इसका भी 1। अच्छा, इसमें भी वही चीज है कि हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा आधा है, आधा है ना। अब आधा है तो क्या करता है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का ये साझेदारी करता है। अब साझेदारी किस प्रकार करता है, देखो ऐसे, ये हाइड्रोजन और इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ जाता है। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी गिनती में आता है, इसके गोले के भी अंदर आ रहा है और इसके गोले के अंदर भी आ रहा है। अब साझेदारी जब होता है ना तो उसमें दोनों का हिस्सा होता है, मतलब ये साझेदारी जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब साझेदारी होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का हक होता है। अब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है, तो इसका मतलब यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है। और यहां पर केवल एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़े का साझेदारी हुआ है, एक ही जोड़ा आया ना, एक जोड़ा आया, इसका मतलब इसके बीच में एक, ये सहसंयोजक बंध को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं या फिर इसको H2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सहसंयोजक बंध एक बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण करते वक्त इसमें या तो सिंगल बॉन्ड होता है एक बंध, या द्विबंध होता है दो बंध, या त्रिबंध होता है तीन बंध, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तक ही हम बात करते हैं। यहाँ पर तो हाइड्रोजन, अब ये युग्म पर डिपेंड करता है, एक युग्म का साझेदारी हो रहा है तो एकल बंध होगा, है ना। और बाकी हम चर्चा करेंगे आगे इसमें कैसे, कौन कैसे बनाता है, कार्बन के बारे में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो क्या नाम होता है उसका, ईन हो जाता है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो आइन हो जाता है ना। नामकरण पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसको अगर पढ़ लिया तो मतलब मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इस चैप्टर को अच्छे से समझना ना, पूरी क्लास को लेना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये सहसंयोजक बंध बस जान लो इसको क्या होता है ना। सहसंयोजक बंध होता क्या है, बस ये बंध का मतलब क्या है, जुड़ना, दो चीजों को जोड़ने के लिए। जैसे दो खूंटी में हमने रस्सी बांध दिया, अब रस्सी क्या कर रहा है, दोनों खूंटी को जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब कुल मिला के दो चीजों को जोड़ने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं हम, उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, बंध कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं ना, दो चीजों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बंध यहाँ पर क्या है, ये सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, एकल बॉन्ड बन रहा है अगर एक युग्म का साझेदारी हो रहा है। अभी कितने युग्म का साझेदारी होगा, कैसे होगा, ये भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर एक युग्म का ही साझेदारी क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, एक एक इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी होगा। और देखो इसके बाह्यतम कक्षा पूरा होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या कि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया इसके पास भी 2 हो गया, 2 होना चाहिए था, मुक्त हो गया दोनों, है ना। हर कोई मुक्त होना चाहता है, हर कोई अपना विन्यास अक्रिय गैस विन्यास के बराबर करना चाहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सहसंयोजक बंध के बारे में। तो अब सहसंयोजक बंध, इसका डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा, तो समझना, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म भी लिख सकते हैं या फिर युग्म भी लिख सकते हैं ना। एक युग्म का मतलब तो क्या होता है, केवल एकल बंध बन रहा है। अब कोई जरूरी नहीं कि एकल बंध ही बने, है ना, तभी तो हम एक युग्म लिखते हैं। एक युग्म के साझेदारी से, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म के साझेदारी से बनने वाला
बनने वाला बनने वाला बंध, बनने वाला बंध, बंध को हम बॉन्ड कहते हैं, ध्यान रखना, बॉन्ड है ना। बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है, कहलाता है। अब ये सहसंयोजक बंध जिनमें बनता है, जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो साथ में अपन सहसंयोजक यौगिक के भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सहसंयोजक यौगिक दो या अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जिनके मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? या फिर इसको ऐसे लिखे, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके मध्य, जिनके परमाणुओं के मध्य, जिनके परमाणुओं के मध्य मध्य सहसंयोजक, सहसंयोजक, परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण या फिर सहसंयोजक बंध पाया जाता है, पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आया समझ में? ऐसे यौगिक जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, है ना। अब ये सहसंयोजक यौगिक जो है ना, अभी मैंने आपको कार्बन एवं कार्बन के यौगिक, ये वाला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। अब उसके यौगिक का मतलब ये सहसंयोजक यौगिक के बारे में ही बात करेंगे हम। उसके जितने भी यौगिक होगा वो सहसंयोजक यौगिक ही कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि सहसंयोजक बंध का निर्माण किस प्रकार होता है ना। जैसे हाइड्रोजन अणु के मध्य, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण के बारे में अगर बात करें, सहसंयोजक यौगिक के कुछ उदाहरण, सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण। उदाहरण में मतलब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले कुछ बंध के बारे में बात करें। जैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन, H2 अणु, हाइड्रोजन अणु कहेंगे इसको, हाइड्रोजन अणु। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के मध्य बनेगा, लेकिन इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, हाइड्रोजन अणु के बारे में, कि इसके बीच में सहसंयोजक कैसे बनता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये आपस में दोनों का साझेदारी कर लेता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? साझेदारी। अच्छा, ये क्रॉस का निशान ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। ये क्रॉस को हम इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्रॉस, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ? एक युग्म का साझेदारी हुआ। तो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये साझेदारी होने वाले इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन, ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है। और जितने युग्म का साझेदारी होगा उतना ही बंध बनेगा। तो यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड बना। आया समझ में? ये तो क्या हुआ? हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो गया। इसको हम H2 के रूप में भी लिख सकते हैं ना। और H2 का मतलब इनके बीच में एकल बंध पाया जाता है। दूसरा, अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें,
ऑक्सीजन अणु, O2 अणु होता है, O2 अणु, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु है ना। अब O2 अणु की अगर बात करें तो O2 अणु के पास बाह्यतम कक्षा में O2 परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से समझना इसको अच्छे से, यहाँ पर लिखते हैं हम O2 अणु। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऑक्सीजन के, अच्छा बाह्यतम कक्षा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन काम में लिया जा रहा है ना। अब इसके बाह्यतम कक्षा में ये 1 2 3 4 5 6, केवल बाह्यतम कक्षा के बारे में ही बात करेंगे। पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 6, तो हम बाह्यतम कक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी बाहर वाले कक्षा से ही होता है। अब देखो, अब ऑक्सीजन को क्या होता है, अपनी बाह्यतम कक्षा पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये क्या करता है, अपने निकटवर्ती ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर लेता है। ये इस प्रकार साझेदारी करता है। कितने का साझेदारी करेगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करे तो क्या होगा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी अगर करे ना, तो इसकी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका ए भी गिनती में आएगा तो 7, तो 7 नहीं 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ये दोनों युग्म 2-2 इलेक्ट्रॉनों का इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है, साझेदारी में लगा देता है, और बाकी के इसके अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ऑक्सीजन के देखो, इसके पास कितने हो गए बाह्यतम कक्षा में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो गया, इसके भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 2 युग्म का साझेदारी हुआ, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध बनेंगे, 2 बंध बनेंगे, है ना। इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन अणु का निर्माण इस प्रकार होता है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण इस प्रकार होता है, यहाँ पर 2 युग्म का साझेदारी होता है। अब ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन अणु के बारे में बात करें, तीसरा N2 अणु। अब N2 अणु में नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार प्रदर्शित कर देते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका भी 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होता है, ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। दोनों नाइट्रोजन क्या करता है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा। देखो अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका भी 8, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होना चाहिए, हो रहा है 8। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितना बंध बनता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है ना, 3 बंध बनता है। तो ये इसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध, ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध, है ना। अब ऐसे ही अगर हम कार्बन की बात करें, अब कार्बन में एक अणु होता है CH4, है ना, जिसको हम बोलते हैं मेथेन। मेथेन गैस आपने बहुत सुना होगा, है ना, मेथेन। अब ये मेथेन एन क्यों लगता है, इन कहाँ पर लगता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें, है ना, मेथेन। अब देखो मेथेन में क्या होता है, मेथेन में कार्बन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कार्बन जो है अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी में लगा देता है।
चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, साझेदारी में लगाता है। और साझेदारी किसके साथ करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ। 4 हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, साझेदारी करता है। क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लेता है। इसका भी कक्षा पूरा हो गया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन उसके पृष्ठ कक्षा ही रहता है। और इसकी भी कक्षा पूरा हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार ये मेथेन का निर्माण होता है। ध्यान रखना, मेथेन कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 और चारों ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ना, मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मेथेन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके क्या बनाता है, CH4 का निर्माण करता है। आए समझ में? ठीक है, अब इसको है ना, देखो एक तो इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, एक को क्रॉस के द्वारा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन की बात चल रहा है तो सारे क्रॉस के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्रॉस हुआ, इसका डॉट हुआ, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको 100% सही माना जाएगा। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम मेथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे। तो इस प्रकार ये सहसंयोजक, अच्छा इसको अगर हम इस प्रकार बंध के रूप में लिखे तो बंध के रूप में 4 हाइड्रोजन के साथ ये क्या एक युग्म का साझेदारी कर रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये बंध के रूप में इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक बंध के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ लिया आज। अब अगली क्लास में, देखो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम इस सहसंयोजक बंध के कुछ गुणधर्म भी पढ़ेंगे और साथ में कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी तक तो बेसिक ही चलेगा, अगली क्लास में भी बेसिक ही चलेगा। उसके बाद वाले क्लास से हम मेन चीज़ों पर आएंगे, जो आपका ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ से लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन के जो यौगिक बनते हैं उस यौगिक का नामकरण आता है। और नामकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला चैप्टर कम से कम 6-7 नंबर तो यहाँ से पक्का है, 6-7-8 नंबर का क्वेश्चन आने का। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है और समझने लायक चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो रेगुलर बने रहना। ठीक है बच्चों, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।